हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज का स्पेशल लेक्चर है क्लास 12th में आपका मैथ्स का जो अभी एग्जाम होने वाला है सेट का नवंबर में, उसके सैंपल पेपर से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका एग्जाम में आ सकता है। ये जस्ट एक प्रेडिक्शन है कि इस टाइप के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर आपके क्वेश्चन पेपर में सेट कर सकता है। पैटर्न वही है, 20 मार्क्स का आपका पेपर है, 1 घंटे का आपका टाइम है। पहले 10 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। तो आपने क्या करना है बेटा, 1 बाय 1 क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, आपने वीडियो को पॉज करके और उसको सॉल्व करना है और फिर मेरे बताए सॉल्यूशन से आपने फिर आंसर को मैच करना है। वीडियो के एंड में बेटा कमेंट सेक्शन में आप अपने मार्क्स जरूर बताइएगा, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट सम, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बतानी है। क्या है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, d2y बाय dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस में साइन dy बाय dx प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा ये पहली बात, आपका डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल ही नहीं है, और अगर ये आपका डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या आएगी, नॉट डिफाइंड आएगी। ठीक है बच्चे, अगर इस टाइप का आपको फंक्शन मिलता है साइन dy बाय dx या cos dy बाय dx, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हमारे पास डिफाइन नहीं होती है। सेकंड, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx का क्यूब माइनस 4 dy बाय dx का स्क्वायर प्लस 7y इक्वल टू साइन x इज। इसका हमें ऑर्डर बताना है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव देख लें, क्या है आपके पास, यहाँ पे भी dy बाय dx है, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर तो क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर इसमें आपको डिग्री पूछ ली जाए तो बिल्कुल इसमें डिग्री क्या आएगी बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर हमने देखनी होती है। हाईएस्ट ऑर्डर तो 1 ही है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की आपके पास डिग्री क्या बनेगी, 3 बनेगी। ठीक है बच्चे, थर्ड देखिए, एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू 2x। आपने इन दोनों कर्व्स के बीच में जो एरिया है वो निकालना है। तो हम देखें जरा, हमारा ये कर्व कैसा बनेगा, y के प्लस में भी जाएगा, y के माइनस में भी जाएगा, बट x की पॉजिटिव साइड को अपने अंदर कंटेन करेगा। और y इक्वल टू 2x, ये y इक्वल टू mx वाली फॉर्म में है, मतलब ये लाइन आपकी ऐसे ओरिजिन से पास होगी। पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक की वैल्यू दूसरे में रख दे, y की वैल्यू 2x है, यहां रख दे, 2x का स्क्वायर क्या बनेगा, 4x का स्क्वायर इक्वल टू 4x। सबको एक तरफ ले आओ, कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। x की वैल्यू क्या आ रही है, 0, और x की वैल्यू क्या आ रही है, 1। यानी कि इन दो पॉइंट पे x की वैल्यू होगी जहां पे इंटरसेक्ट करेगा। अब इन पे y की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2। हमें मिल चुके हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, इंटीग्रेशन y dx, लिमिट कहां से कहां तक, x की वैल्यू 0 से, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1। बात आती है y की वैल्यू हमें कौन देगा, दो कर्व से बाउंड हो रहा है रीजन, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व से y की वैल्यू क्या आएगी, अपर कर्व हमारे पास पैराबोला है, y की वैल्यू आएगी 2√x, माइनस में लोअर कर्व से y की वैल्यू क्या है, 2x। x ऐसे लिख देते हैं, दोनों में से 2 कॉमन आ गया, dx। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2/3 x की पावर 3/2। इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर बाय 2। सारी की 2 से मल्टीप्लाई है ही, 0 से लेकर 1 रखें, 2/3 माइनस 1/2, और 0 रखने का तो कोई फायदा ही नहीं है। एलसीएम लें, 4 माइनस में 3, 2/6 काटेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1/3, और ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके 8.2 में है। हाँ, थोड़ा सा एक नंबर के अकॉर्डिंग मुश्किल है, बट यहाँ पे ये कर्व है, कोई इजी कर्व भी वो पूछ सकता है।
ठीक है, एरिया लाइंग बिटवीन कर्व का इजीली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। फोर्थ सम देखिए, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। थ्रू आउट हम x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू 2x। ये हमारी किस फॉर्म में आ गई है, dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में आ गया है। और जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बेटा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। अब यहाँ पे देख लें, e की पावर इंटीग्रेशन, कंपैरिजन करें, p की वैल्यू तो क्या आ रही है बेटा, माइनस में 1 बाय एक्स dx। माइनस तो कॉमन ले लेते हैं, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, log x आएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, इसको लिख सकते हैं e log x की पावर -1। पावर को हम ऊपर लेके गए, e और log एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया 1 बाय एक्स। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका क्या आएगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन आएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ बॉक्स कंटेनिंग 100 बल्ब्स 10 आर डिफेक्टिव। एक बॉक्स है जिसमें 100 बल्ब्स हैं और 10 क्या हैं आपके पास, डिफेक्टिव हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए सैंपल ऑफ 5 बल्ब्स है नन इज डिफेक्टिव, एक भी डिफेक्टिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले क्या ले लेते हैं, डिफेक्टिव के आने की प्रोबेबिलिटी p होती है हमारे पास, p कितने डिफेक्टिव 10 अपॉन में 100 क्या आएगा बेटा 1 बाय 10। फिर Q हम निकालते हैं, Q की वैल्यू क्या होती है, एक में से हम P घटा देते हैं, 1 में से 1 बाय 10 आए तो क्या हो गया 9 बाय 10। अब हमारे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा, NCX, फॉर्मूला लिख रही हूं मैं, Q की पावर n माइनस एक्स और P की पावर x। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू x। अब इसने क्या है कि नन ऑफ डिफेक्टिव, एक भी अपना डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 0। n हम निकाल कितने रहे, 5 निकाल रहे हैं और 5 में से एक भी 0 नहीं होना चाहिए। q की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 बाय 10। p की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 बाय 10। ये तो क्या बना 1, ये भी क्या बना 1, और ये क्या आ गया आपके पास 9 बाय 10 सारे की पावर 5। ऑप्शन सी आपका क्या आएगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला लगाया है, n की वैल्यू, p की वैल्यू, q की वैल्यू, x की वैल्यू सब हमें क्वेश्चन से मिल रहा है, सीधा फॉर्मूले में रिप्लेस कर दिया, सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ जाना है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द सर्कल। ये सर्कल है जिसमें हमें साफ साफ पता लग रहा है सेंटर क्या आएगा, ओरिजिन और रेडियस क्या आनी है, ए आनी है, ए आनी है। तो हम एक पार्ट का एरिया निकाल दे और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 टाइम इंटीग्रेशन y dx विद रिस्पेक्ट टू x है, तो x की वैल्यू कहां से लेंगे, 0 से लेकर a तक लेंगे। y कौन देगा, सर्कल की इक्वेशन, अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, x बाय 2 अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a, 0 से लेकर a। वैल्यू रखें, a रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1, माइनस में 0 रखेंगे तो ये 0, 0 रखेंगे तो ये 0। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू रख लेते हैं, क्या आएगी बेटा पाई बाय 2, 2 से 2 4 कट गया, ये क्या आ गया पाई a स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा बेटा पाई a स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। हमने क्या बताना था कि इस सर्कल से कितना एरिया घिर रहा है, तो हमने एक पार्ट का एरिया निकाल दिया और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। वर्टिकल स्ट्रिप ली है y dx, x की वैल्यू देख ली कहां से लेकर कहां तक है, ये तो बेटा सीधा फॉर्मूला लगाया है और लिमिट्स पुट की है। डिस्कस करते हैं 7th क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो 0 पे वैल्यू होती है 1, अगर ये ले हम पाई बाय 2, ये ले हम 3 पाई बाय 2 और ये ले हम 2 पाई, तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ये 1 वैल्यू होती है, यहाँ पे -1 होती है, इस तरह से बनता है हमारा cos x का ग्राफ।
अब हमें 0 से लेकर 2 पाई के बीच में निकालना है, इसका एरिया भी निकालना है, इसका एरिया भी निकालना है, इसका एरिया भी निकालना है। तो इसको हम फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड पार्ट मान लेते हैं, इसको हम थर्ड पार्ट मान लेते हैं। हम फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालेंगे, हम सेकंड पार्ट का एरिया निकालेंगे, हम थर्ड पार्ट का एरिया निकालेंगे, तीनों को क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 0 है x की वैल्यू और यहाँ पे π/2 है, तो 0 से π/2 y dx। y की वैल्यू क्या है, cos x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin x, 0 से लेकर π/2। sin π/2 की वैल्यू 1 और sin 0 की वैल्यू 0, 1 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा, 1। सेकंड वाले पोर्शन का निकालें, π/2 से लेकर 3π/2, y की वैल्यू क्या है बेटा, cos x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin x, π/2 3π/2, sin 3π/2 की वैल्यू -1, माइनस में sin π/2 की वैल्यू 1, ये क्या आ गया आपके पास -2, बट एरिया को हम हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो ये क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 2। थर्ड पार्ट का एरिया निकालें, 3π/2 से लेकर 2π cos x, इंटीग्रेशन तो sin x ही बनेगा। अब इन पे वैल्यू 3π/2 2π, साइन 2π की तो वैल्यू 0 आएगी और 3π/2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, बट यहाँ पे माइनस का आ जाएगा ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये -1 बनेगा, बट क्योंकि एरिया आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये क्या आएगा, 1, 2, 1, 3 और 1 4, तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा बेटा, 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा इसका। ठीक है, आपको ये वैल्यूज आनी चाहिए, अगर आपको नहीं भी आ रही हैं तो आप देखो ऐसे चेंज कर लो, साइन मान लो 3π/2 ही आपसे पूछ रहा है, आपको अगर डायरेक्ट नहीं आती तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, साइन हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना, पाई प्लस π/2, ठीक है, पाई प्लस π/2 मतलब इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है ना, पाई पे एंगल चेंज नहीं होता, ये क्या बन गया, माइनस साइन π/2, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये बन गया -1, किसकी वैल्यू आ गई, साइन 3π/2 की। इस तरह से आप अपने एंगल्स निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं 8th सम को। 8th सम देखिए बेटा, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर ले, e की पावर x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर y, y के कॉफिशिएंट एक साथ रखें और x के कॉफिशिएंट एक साथ रख लेते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ये क्या बनेगा आपके पास, ये e की पावर -y हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन -e की पावर -y इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन e की पावर x, साथ में आप क्या लगा दो, कांस्टेंट लगा दो, एक तरफ ले आते हैं हम, -e की पावर -y माइनस e की पावर x इक्वल टू c तो कांस्टेंट टर्म है, तो थ्रू आउट हम इसको माइनस भी ले सकते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर -y इक्वल टू c या c1 कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट कांस्टेंट है ना, यहाँ पे माइनस का c बन जाएगा, अगर हम ये माइनस यहाँ से हटाते हैं तो माइनस का c, इसको 1 ले लो, माइनस का c1 किसके बराबर हो गया, c का, ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, सिर्फ e की पावर x प्लस वाई था, इसको हम ले सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर y, भाई बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। अब y के कोफिशिएंट एक साथ रखे हैं, x के कोफिशिएंट एक साथ रखे हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स और e की पावर का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस के साइन को हमने कांस्टेंट में मर्ज कर दिया। ठीक है, 9th सम देखिए बेटा, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/5, if probability of b 1/5, find probability of a intersection b if a and b are independent। हमें पता है जब a और b इंडिपेंडेंट होते हैं तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आती है, p ऑफ a इंटू p ऑफ b, a की वैल्यू भी हमारे पास है, b की प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास है, आंसर क्या आ गया 3/25। क्वेश्चन नंबर 10, a की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 और b की प्रोबेबिलिटी क्या है 0, देन आपने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अब देखिए बेटा, यहाँ पे वैसे तो a इंटरसेक्शन b की आपकी प्रोबेबिलिटी दे नहीं रखी है, बट ध्यान से देखिए b की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, अगर नीचे आपके पास 0 आता है तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड आ जाएगी,
हमें पता है ना, किसी के भी फ्रैक्शन में अगर नीचे 0 हो तो उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे a बाय बी की हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर ही नहीं सकते। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी कंडीशन होती है। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब डिनोमिनेटर आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा, ये तो थे 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन। डिस्कस करते हैं 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन से पहले बेटा हो सकता है आपको ये क्वेश्चन पेपर टफ भी लग रहा हो, बट ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने वही लिए हैं जो पिछले सेशन के सेट या उससे पिछले सेशन, उससे पिछले सेशन कहीं ना कहीं जरूर आए हुए हैं। तो वही सारे क्वेश्चन उठाए हैं। हो सकता है आपका क्वेश्चन पेपर इससे टफ भी आ सकता है, और हो सकता है कि एग्जामिनर आपको इजी क्वेश्चन पेपर दे दे। तो आप दोनों ही तरफ से प्रिपेयर होने चाहिए। 11th क्वेश्चन देखें। वेरीफाई दैट द फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कि ये फंक्शन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब ये फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, e की पावर -3x। हम dy बाय dx की वैल्यू निकाल लें। क्या आएगी बेटा, -3 e की पावर -3x। डबल डेरिवेटिव भी हमें दिख रहा है तो हम इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। क्या आएगी, 9e की पावर -3x। अब लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। देखिए राइट हैंड साइड आती है, नहीं आती है। यहाँ पे वैल्यू हमने रख दी है, प्लस में इसकी वैल्यू हमने रख दी है, माइनस में 6 y की वैल्यू हमने रख दी है। क्या 0 आ रही है, बिल्कुल 9 में से 3 गए, प्लस के 6 और ये माइनस के 6, ये आ रही है 0। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये क्या है, सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, हेंस वेरीफाइड। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12। A man is known to speak truth 3 out of 4 times. एक आदमी 4 में से 3 बार सच बोलता है। He throws a die, उसने एक डाई को उछाला, and reports that it is a 6, और बताया कि ये क्या 6 आया है। Find the probability that it is actually a 6. आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सच में ही 6 है, मतलब वो सच बोल रहा है। कि एक आदमी डाई को उछाल रहा है, बता रहा है कि ये क्या है, 6 है। तो हमारे पास 2 इवेंट हैं, या तो 6 आएगा या नहीं आएगा। तो इवेंट E1 क्या है, 6 आएगा, मतलब 1/6 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। और E2 इवेंट क्या है, 6 नहीं आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई बेटा, 5/6 बनेगी। अब ए कोई भी हमने इवेंट मान लिया, किसको, कि वो डाई फेंक रहा है, रिपोर्ट क्या कर रहा है कि 6 आएगा। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1। मतलब आपके पास 6 आया है और उसने यही बताया है कि 6 आया है, यानी कि वो सच बोल रहा है, और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2, यानी कि 6 नहीं आया, बट वो क्या कह रहा है कि 6 आया है, मतलब वो झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। अब हमें क्या निकालना है कि वो रिपोर्ट दे रहा है कि 6 आया है, और ये बात सच में ही 6 आया है। देखिए जरा, हमें ये निकालना है कि उसने रिपोर्ट किया है, ये काम ऑलरेडी हो गया है कि 6 आया है। अब हम देख रहे हैं कि क्या वास्तव में 6 आ रहा है। बेस थ्योरम लगाएं जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, और नीचे क्या लगा दे, इनका सम, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर दो। E1 की वैल्यू हमने रखी है, A बाय E1 की वैल्यू हमने रखी है, फिर सेम है नीचे, तो E2 की वैल्यू हमने रखी है, और A बाय E2 की वैल्यू हमने रखी है। तो ऊपर तो बनेगा 3/24, नीचे बचेगा 3/24 प्लस में 5/24। 3/24 और नीचे है 8/24, पलट जाएगा, क्या आ जाएगा, 3/8। ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये एग्जाम्पल है बेटा आपका 13.3 में। दोबारा देखिए हमने कैसे किया इस क्वेश्चन को। एक आदमी 4 में से 3 बार सच बोल रहा है, उसने एक डाई को उछाला और जाके बताया कि ये 6 आया है। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सच में 6 आया है। एक इवेंट को हमने मान लिया कि 6 आ रहा है, और एक इवेंट को हमने मान लिया 6 नहीं आ रहा है। भाई एक ही टाइम आएगा 6, तो ये हमारे पास डाई में टोटल इवेंट 6 होते हैं, और ये ना आने की
प्रोबेबिलिटी किसके, 6 के आने की या ना आने की। अब इसका सच बोलने से कोई लिंक नहीं है, ये सिर्फ 6 के आने की और 6 के ना आने की प्रोबेबिलिटी है। अब ए हमने कोई इवेंट मान लिया कि उसने डाई को फेंका और बताया कि इट इज ए 6, ये 6 आया है, इस सारी घटना को हमने ए नाम दिया। अब हमने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, मतलब E1 इवेंट हो चुका है, 6 आ चुका है और उसने रिपोर्ट किया कि 6 आया है, मतलब सच बोल रहा है और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, ये इवेंट हो चुका है, मतलब 6 नहीं आया और उसने रिपोर्ट किया कि 6 आया है, मतलब उसने झूठ बोला, 1/4। बाकी हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए, उसने रिपोर्ट किया है 6 आया है, हम एक्चुअल में चेक कर रहे हैं कि E1 इवेंट ही हुआ है ना, तो इसकी हमने बेस थ्योरम से सिंपलीफाई कर दिया। आगे तो बेटा वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है। अब डिस्कस करते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन enclosed between the two circles x square plus y square equal to 4 and x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y square equal to 4। इन दो सर्कल्स से जो रीजन एनक्लोज्ड हो रहा है हमें उसका एरिया निकालना है। अब इन सर्कल्स को देखें, इसका सेंटर क्या है बेटा 0 0 और इसकी रेडियस क्या है 2। इस सर्कल का सेंटर क्या है 2 और 0 और रेडियस क्या है 2। तो कैसे बनेंगे ये सर्कल, 1 2, एक तो ये बनेगा और एक क्या सेंटर यही है और रेडियस 2 है, अगला ये बनेगा। आपने इस सारे का आपने एरिया निकालना है। अब पहले में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों ही 4 के बराबर है तो दोनों को इक्वल रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। इसको सॉल्व करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट। 4 माइनस में 4x इक्वल टू 0, 4 किसके बराबर आ गया 4x के, x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब x की वैल्यू 1 है, y की निकाल दें, यहां रखते हैं, x की वैल्यू 1, y स्क्वायर इक्वल टू 4, y स्क्वायर इक्वल टू 3, y इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ गया 1 और √3, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 1 और माइनस का √3। ठीक है, अब हम वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं, इसका एरिया निकालेंगे, वही इसका आएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन y dx। x की लिमिट कहाँ लेंगे, यहां से लेकर यहां तक, 0 से लेकर 1 तक। बात आती है y की, y कौन देगा, ये वाला आपका जो कर्व है ये इस सर्कल का है, इस सर्कल का, तो y की वैल्यू हमारे पास यहां से आएगी, क्या आएगी 0 से लेकर 1 अंडर द रूट 4 माइनस में x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स इंटीग्रेशन। अब ये वाला एरिया ले, 1 से लेकर यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2, 1 से लेकर 2y dx। अब यहाँ पे y कौन सा आएगा, यहाँ पे y इस सर्कल का आएगा, इस सर्कल से y की वैल्यू आएगी अंडर द रूट 4 माइनस में x स्क्वायर। यहाँ पे सीधा सीधा आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। ये बेटा आपकी एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल है, जो अभी अभी मैंने 8 चैप्टर की वीडियोस अपलोड की हैं, उसमें इस क्वेश्चन को बहुत डीपली डिस्कस किया हुआ है। एक्सरसाइज 8.2 के एग्जाम्पल्स में से है। यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अभी यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कराने लगी तो बेटा ये बहुत बड़ा आ जाएगा, आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए और आंसर को मैच कर लीजिए। मैं आपको आंसर बता देती हूँ क्या आएगा, 8 पाई बाय 3 माइनस में 2√3, ये है इसका आंसर। आप आंसर को निकालिएगा, निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना। एक्सरसाइज 8.2 की एग्जाम्पल्स की वीडियो में इसको देख लेना, ये लास्ट एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, वहां पे बहुत अच्छे से बहुत डीपली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब डिस्कस करते हैं इसके और वाले क्वेश्चन को। अब देखिए जरा क्या है और वाला क्वेश्चन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 कार्ड निकाले जा रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 ताश के पत्तों में से 2 कार्ड एक साथ निकाल लिए या फिर एक के बाद एक निकाल लिए।
फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स निकालने। तो ठीक है बेटा, क्योंकि हमें मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है किसका, नंबर ऑफ किंग्स का, तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सबसे पहले कि एक भी बार किंग नहीं निकले। ठीक है, दो पत्ते निकालने हैं, एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट, और दोनों एक साथ निकालो। तो बेटा आप इस क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो जैसे अब मैं कराऊंगी। 48 पत्तों में से एक पत्ता निकला, और दूसरा भी राजा नहीं निकालना क्योंकि 4 राजा थे ना, मैंने वो कम कर दिए, एक भी बार राजा नहीं आना चाहिए। तो बाकी 48 पत्तों में से एक पत्ता निकला, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो टोटल पत्ते कम हो गए, और दूसरा पत्ता भी बिना राजा के निकला, ये आएगा। अब इसको काट दीजिए अगर ये करते हो तो। 4 से काट दें 12, 4 से इसको काटेंगे 13, यहाँ पे देखिए 3 से काटें 17 3 51, इनकी गुना करें 7 चौक 28, 4 चौक 16 और 2 18, और इनकी गुना 13 7 91, 9 13 1 कम 13 और 9 22, ये आ गया। प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1, भाई एक बार आपका किंग आना चाहिए, तो 4 में से एक निकल गया, बाकी 48 में से टोटल एक पत्ता कम हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि पहले उसमें से पत्ता निकल जाए और बाद वाला पत्ता राजा में से निकल जाए, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए जरा, 4 से काटे इसको 13, इसको काटे 3 से 16, और यहाँ पे 17, ये किससे कटेंगे, 4 से कटेंगे 13, ये 16 और ये 17, 16 और 16 ये आ गया आपके पास 32 बटे में 221। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ना कि पहले राजा निकले बाद में दूसरा पत्ता निकले, या फिर पहले दूसरा पत्ता निकले फिर राजा निकले। अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। हमें दो ही पत्ते निकालने और दोनों क्या होने चाहिए, राजा होना चाहिए। मतलब 4 में से ही पहला पत्ता निकलेगा और इसी में से दूसरा पत्ता निकलेगा। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। 3 से काटें इसको 17, 4 से काटें इसको 13, क्या आ गया 1 बटे में 221। तो हमारी टेबल बना ले हम, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारी आई है 188 बटे 221, ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई है 32 बटे 221, और ये प्रोबेबिलिटी आई है हमारे पास 1 बटे में 221। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं बेटा मीन। मीन कैसे निकलेगा, इनकी आपस में गुना करके ऐड कर दो। प्रोबेबिलिटी के 0 से गुना करेंगे तो खत्म, इसकी 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 32 बटे 221, और इसकी 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2 बटे में 221। डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा ऐड कर देते हैं, 34 बटे में 221। इसको ऐसे छोड़ दीजिए या पॉइंट में निकाल लीजिए, ये आपका क्या आ गया मीन। अब वेरिएंस निकालें। वेरिएंस से पहले हमें एक चीज और निकालनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, एक्स के स्क्वायर को इनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा। तो के स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 के स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही बनेगा 32 बटे में 221। 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, 4 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो 4 अपॉन में 221, और इनको जोड़ेंगे तो क्या आ गया बेटा 36 बटे में 221। ये हमारी इसकी वैल्यू आई है। माइनस में ई ऑफ एक्स की वैल्यू, मतलब ये हमारा मीन है, मीन की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका होल स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसकी इसी से गुना और फिर हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। बात आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन का सीधा ही फॉर्मूला है अंडर द रूट वेरिएंस। जो आप वेरिएंस निकालेंगे उसी का ही क्या कर लेंगे रूट कर लेंगे। ठीक है बेटा, अगेन आपका ये 13.4 का एग्जाम्पल है। हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि आपको मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आ जाए। तो अगर आपने ऐसा क्वेश्चन किया होगा तो ऑब्वियसली आपको बेसिक पता होगा, और बेसिक पता होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 14, यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यूज करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1 0 2 2 3 1।
अगेन ये बेटा आपका एग्जाम्पल है, ये आपका है एग्जाम्पल 9 चैप्टर 8 में से। और उस चैप्टर की वीडियो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही अपलोड की है और बहुत डीपली इन एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को वहां से देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा ऐसे। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 3/2 आएगा। आप अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए क्योंकि प्रिपरेशन तो आप कर चुके हैं। सॉल्व कीजिए और अपने आंसर को मैच कीजिए। नहीं मैच हो रहा हो तो एग्जाम्पल वाली वीडियो में जरूर चले जाना। मैं चैप्टर 8 की वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करा दूंगी ताकि आपको इजी हो जाए ढूंढने में। ठीक है, डिस्कस करते हैं इसका। ये और वाला क्वेश्चन है, इसको देखिए बेटा। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। आपको इस इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है इन पॉइंट पे y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 1। तो इसको पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें। एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। प्लस की टर्म है, इधर आएगा माइनस की टर्म। डी वाई बाय डी एक्स क्या आ गया है, माइनस में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये देखिए एक्स और वाई में फंक्शन है और हमें साफ साफ दिख रहा है ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम y की जगह क्या रखेंगे, वी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा, v डेरिवेटिव ऑफ x 1 ही रहेगा, x डी वी बाय डी एक्स ये आएगा। अब इसकी वैल्यू रखिए जरा। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, v प्लस में x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में x, y की वैल्यू वी एक्स प्लस में y की वैल्यू वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। ये क्या बनेगा बेटा, v प्लस में x डी वी बाय डी एक्स। यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर इस टर्म में भी है, एक्स स्क्वायर इस टर्म में भी और एक्स स्क्वायर नीचे भी है, तो कट जाएगा। क्या बचेगा, माइनस का v प्लस में v स्क्वायर ये बनेगा, और प्लस का v है इधर जाएगा माइनस का v बनेगा। क्या आ गया आपके पास, x डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में 2v ये आ गया है। अब x x की टर्म हम एक साथ ले लेते हैं और v v वाली टर्म हम एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, dv ये मल्टीप्लाई में है तो सारा यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपके पास, dx बाय x बन जाएगा। एक चीज और बेटा, यहाँ पे ना ये माइनस की दोनों ही टर्म के साथ था तो ये भी आपका माइनस का ही आएगा। कैलकुलेशन में आपने जरूर ध्यान रखना है, माइनस को ये ले लेते हैं। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड प्लस का बनेगा ना बेटा, ये बचेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम होल स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं तो हमने 1 ऐड कर दिया और 1 माइनस कर दिया। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया, कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनेगा तभी तो हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। डीवी अपॉन में v प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू माइनस में इंटीग्रेशन dx बाय x। अब फॉर्मूला बन गया हमारे पास, क्या आएगा ये 1/2 log v प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में v प्लस 1 प्लस 1। फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इक्वल टू माइनस में log x और प्लस में क्या ले लेते हैं, log c ले लेते हैं। इसको सॉल्व करें जरा, ये तो कट जाएगा, ये 2 बनेगा। log 1/2 है तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, v अपॉन में v प्लस में 2 इक्वल टू माइनस का log x है, इसको भी यहाँ पे ले आते हैं, प्लस का log x इक्वल टू log c। log m प्लस log n मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, log x रूट v अपॉन में v प्लस 2 इक्वल टू log c। log से log कैंसिल आउट, ये आ गई c की वैल्यू। बट हमने y की वैल्यू जो रखी थी, यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू आएगी y बाय x। इसको हम दोबारा रिप्लेस करेंगे। मैं थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, देखिए जरा क्या आएगा। यहाँ करते हैं इसको, v की वैल्यू y बाय x रखते हैं तो x रूट y बाय x अपॉन में रूट y बाय x प्लस में 2 इक्वल टू c।
x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 रखने से पहले हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आएगा देखो जरा, x रूट y बाई एक्स अपॉन में रूट y प्लस 2x अपॉन में रूट x। तो रूट x से रूट x तो कट ही जाएगा। क्या बना, x रूट y अपॉन में रूट y प्लस में 2x। ये आ गया c के बराबर। रूट हटाने के लिए क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में y प्लस 2x इक्वल टू सी स्क्वायर। अब रख देते हैं हम वैल्यू, x की भी 1 y की भी वैल्यू 1। साफ साफ देखो क्या आएगी बेटा, सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 1/3। और जैसे ही हम यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 1/3, वो हमारा आंसर आ गया। मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर वाई, सी स्क्वायर की हमने वैल्यू रख दिया है और ये डिवाइड में था तो यहाँ आके क्या आ गया, मल्टीप्लाई में। और ये हमारा रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। लेंथी क्वेश्चन है ये बेटा, बट इजी है। दोबारा देखिए हमने क्या किया, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी उसे हमने dy बाई dx की फॉर्म में लेके आए। यहाँ से हम इस फॉर्म में लाने के बाद ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। हमारा ये फंक्शन होमोजीनियस है। अब हम क्या पुट करते हैं, y की जगह vx पुट करते हैं। y से डेरिवेटिव निकाला, इस सारे फंक्शन को हम x और y वाले को v और x में ले आते हैं, फिर सेपरेट कर देते हैं, v अलग x अलग, टेकिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का हम कोई ना कोई फॉर्मूला लगाते हैं, फिर जितना पॉसिबल है उतना सिंप्लीफाई करते हैं और लास्ट में वापस v की वैल्यू y और x में कन्वर्ट कर देते हैं। जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है तो हमें जो ये कांस्टेंट होता है ना c, इसको रिमूव करना होता है। यहाँ पे आने के बाद हमें पॉइंट दे रखा था कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, तो हमने वैल्यू रख के इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी है। तो कांस्टेंट की वैल्यू वापस रखी, तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है बेटा, अगेन मैं आपको फिर कह रही हूँ कि ये जस्ट एक सैंपल पेपर है। क्वेश्चन पेपर आपका इससे मुश्किल भी आ सकता है, इससे आसान भी आ सकता है। हो सकता है इस जैसे कई क्वेश्चंस भी आ जाएं और हो सकता है कि कोई अलग ही टाइप के क्वेश्चन वो दे सकता है। बट अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर के ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप इजीली अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे। तो अपने पेपर की बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट बच्चों।